नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अजमेर के चौहानों के विषय में, यानी हम अजमेर का चौहान विषय पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये चैप्टर अपना हो चुका था, ये हमने कर लिया है। और यहाँ इसमें हमने देखिए गुर्जर प्रतिहार को अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज अपने चौहान्स ऑफ अजमेर यानी अजमेर के चौहानों को पढ़ने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में हम इसको पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से सुनिएगा, आपका ध्यान सारा स्क्रीन पे रहना चाहिए। बाकी सारे फैक्ट अपने यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों के विषय में कि उत्पत्ति कहाँ हुई और उसके लिए हम कौन कौन से सिद्धांतों की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि भाट, चारण, मोहनोत, नैनसी, सूर्यमल, मिश्रण, चंद्रबरदाई, इन सभी ने चौहानों को क्या बताया है? अग्निवंशीय बताया दोस्तों। तो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित यानी कौन से वंश से वो संबंधित थे, कौन से कुल से संबंधित थे, तो उनमें एक वंश आता है, एक मत आता है अग्निवंशीय का। उसमें देखिएगा भाट की बात करें, चारण की बात करें, मोहनोत नैनसी की बात करें, सूर्यमल मिश्रण की बात करें, चंद्रबरदाई की बात करें, तो ये सभी अग्निवंशीय मानते हैं। जयानक जो कि जिन्होंने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूर्य जिन्होंने लिखा हमीर महाकाव्य, जोधराज जिन्होंने लिखा हमीर रासो, नरपति नालय जिन्होंने लिखा बिसल देव रासो, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सभी चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। तो हमने एक मत तो देखा अग्निवंश का और एक हमने देखा सूर्यवंश का। तो दोनों के अंदर यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये किताबें वैसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक है। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयनचंद्र सूरी है। और हमीर रासो के कौन है? जोधराज हैं। और बिसल देव रासो के नरपति नालय है। इन सभी ने जो चौहान हैं उन्हें सूर्यवंशी बताया दोस्तों। अब हम बात करें एक शिलालेख की, जो है सुंदा माता शिलालेख। ये जालोर का है। वहाँ जो लिखा गया है या उससे हमें जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार महर्षि वशिष्ठ की आंख से चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है आपका, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस मत के अनुसार या किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुंदा माता शिलालेख जालोर जो है, उसके अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वो महर्षि वशिष्ठ की आंख से मानी जाती है। अब प्रबंध चिंतामणि महाकाव्य है जो लिखा था मेरुतुंग ने, वो अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति बताते हैं दोस्तों जब राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं उसमें एक अपने अग्निकुंड से संबंधित मत पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया जाता है माउंट आबू पर जब वशिष्ठ तपस्या कर रहे होते हैं तो वहाँ पर राक्षस आते हैं और वो बार बार आकर के उनके हवन को खराब कर जाते थे दोस्तों। तो उस समय जो ऋषि है वो वहाँ पर 4 योद्धा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं में से एक चौहान भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप इसको देखिए, प्रबंध चिंतामणि की बात करें मेरुतुंग के अनुसार तो इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। बहुत सारे मत बहुत सारे किताबों से हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें जान कवि जिन्होंने लिखा था कायम खां रसो और बिजोलिया शिलालेख की, तो उनके अनुसार जो हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए किसके अनुसार इन्हें ब्राह्मण माना जाता है चौहानों को, तो जानकवि और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने देखा अग्निवंशीय, सूर्यवंशी, चौहानों को वशिष्ठ की आंख से उत्पन्न होना बताया है। इसके अलावा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बताया है, अग्निकुंड से भी उत्पत्ति बताई गई है। चंद्रवंशीय की बात करें तो हांसी शिलालेख और आबू के अचलेश्वर महामंदिर का जो शिलालेख है वहाँ से भी हमें चंद्रवंशीय होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। रायपाल का एक सेवाड़ी शिलालेख है, इसमें इंद्रवंशीय होना बताया गया है। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रवंशीय कहाँ बताया गया है रायपाल के सेवाड़ी शिलालेख में। और भंडारकर की अगर हम बात करें
तो भंडारकर के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो खज जाति से मानी जाती है। तो किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से मानी जाती है? तो वो भंडारकर के अनुसार मानी जाती है दोस्तों। पंडित असोपा क्या मानते हैं कि सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण, ये चारों ओर के कारण चाहमान यानी कि चाहूमान कहलाई थे दोस्तों। उनके चारों ओर रहने के कारण इनको चाहूमान कहा गया। अब हम बात करें चाहमान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये चाहमान, ये जो 4 शब्द हैं हमारे पास में, इन चारों शब्दों की व्याख्या देखिए। चा से चाप यानी धनुष, है से हरि यानी भागवत धर्म, माँ से मान, और नय से यानी कि नय या नीति का जो पालन करने वाले शासक होते हैं उनके लिए चाहमान शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अर्थात ऐसा शासक जो धनुर्विद्या में निपुण हो, भागवत धर्म को मानने वाला हो, अतिथि को मान देने वाला हो और नीतिवान हो। चाप यानी कि धनुष जो धनुर्विद्या में निपुण हो, हरि यानी कि भागवत धर्म को मानने वाला हो, मान यानी अतिथि को मान देने वाला हो, और साथ ही साथ जो शासक नीतिवान हो, ऐसे शासक के लिए चाहमान शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय के अंदर चाहमान की जो इस प्रकार से है शाब्दिक व्याख्या की बात की थी दोस्तों, यानी चाहमान चारों शब्दों को उन्होंने बताया था। अब हम बात करें चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले अग्निकुंडीय सिद्धांत की बात करें तो इनके अनुसार अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी, जिसकी अभी अपनी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो राक्षसों को मारने के लिए 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। वो कौन कौन सी थी? चौहान थे, चालुक्य यानी सोलंकी थे, परमार थे और प्रतिहार थे दोस्तों। तो ये अग्निकुंड का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन मुणोतनेनसी ने भी किया है और सूर्यमल मिश्रण ने भी किया है दोस्तों। अग्निकुंडीय सिद्धांत का जो सहमति है वो इनके द्वारा भी दी गई है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए अग्निकुंड के अनुसार, तो अग्निकुंड के अनुसार पृथ्वीराज रासो है और मुणोतनेनसी है और सूर्यमल मिश्रण है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत आता है सूर्यवंशी का। तो सूर्यवंशी का पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ का जो एक अभिलेख है वो भी इन्हें सूर्यवंशी बताता है। चंद्रवंशी की बात करें तो पीछे भी हमने देखा था पृथ्वीराज द्वितीय का जो हांसी अभिलेख है और आबू पर्वत का जो अचलेश्वर मंदिर अभिलेख है, उनके अनुसार ये क्या थे? चंद्रवंशीय थे दोस्तों। ब्राह्मण के लिए देखिएगा बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख और कायम खां रासो जो किसकी है? जान कवि की है। उनके अनुसार ये क्या थे? वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे दोस्तों। बिजोलिया शिलालेख, जय कर लेना इसको। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने भी इन्हें क्या बताया है? ब्राह्मण बताया दोस्तों। इसमें ये लिखा गया है विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। ये पंक्ति से इस बात की पुष्टि होती है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। विदेशी होने की उत्पत्ति भी बताई जाती है। जेम्स टोड विदेशी हैं तो इसलिए विदेशी मानते हैं। ये मानते हैं कि मध्य एशियाई जो जाति है शक, उनके साथ में इनके रस्म रिवाज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जो कि सीथियन हैं। इनके साथ में रीति रिवाज रस्में मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वहीं से आए हुए हैं दोस्तों। इसका समर्थन विलियम क्रूक और डॉक्टर स्मिथ के द्वारा किया जाता है। इंद्र के वंशज मानते हैं। रायपाल के शिवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया गया। पीछे भी हमने इसकी चर्चा की है दोस्तों। अब हम बात करें चौहानों की जानकारी प्राप्त होने वाले जो मुख्य अभिलेख हैं, उसमें बिजोलिया शिलालेख 1170 का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो देखिएगा ये कहाँ पर है, तो बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में है। इसके रचयिता गुणभद्र हैं, लेखक केशव हैं और उत्कीर्ण किसने करवाया किया था? गोविंद के द्वारा ये उत्कीर्ण किया गया था दोस्तों। ये दिगंबर जैन थे लोलाक, उनके द्वारा मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में इसको लिखवाया गया था दोस्तों। कहाँ पर? पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर जो मंदिर बना, कुंड का निर्माण हुआ, उसकी स्मृति में ये लिखवाया गया था। इस अभिलेख से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो अजमेर के चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? अजमेर के चौहान वंश की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और इसी अभिलेख के अनुसार हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक या मूल पुरुष वासुदेव मानते हैं,
उसने सांबर झील का निर्माण कराया और नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब ऐसा लिखा गया है इसमें, वैसे तो हमें ये पता है कि कोई खारे पानी की झील क्यों बनाएगा। सांबर झील एक प्राकृतिक झील मानी जाती है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ आता है, उसी हिसाब से हम कहते हैं कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, किसी रूप में कुछ न कुछ काम वहाँ पर किया होगा और नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये जानकारी ये हमें सबको पता है कि सांबर झील का निर्माण कराया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है नेक्स्ट लेवल का, वही कि इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसकी जो जानकारी है हमें वो बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों। इसके अनुसार वासुदेव के वंशज सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होना इसमें बताया गया है। इसके अनुसार क्या है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव का जो वंशज है सामंत चौहान वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, तो यहीं से ब्राह्मण का जो सिद्धांत है वो माना जाता है। इससे विग्रहराज चतुर्थ की जो दिल्ली विजय हुई थी, ढिलिका विजय, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। इससे कुटिला नदी के आसपास के जैन और शिव तीर्थों की जानकारी भी प्राप्त होती है। किससे? बिजोलिया शिलालेख से। इस शिलालेख से हमें उस समय के राज्य के प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। उसमें देखिएगा सबसे पहले हुआ करता, सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम के बाद में हुआ करता था पुल, पुल के बाद में पुर, पुर के बाद में पत्तन और पत्तन के बाद में क्या आता था? देश, यानी देश की सबसे बड़ी इकाई, ये बड़ी इकाई, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। सबसे छोटी तो कौन सी होती थी? ग्राम ही हुआ करती थी। गांव की बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? अगर गांव बड़ा हो तो प्रतिगण कहलाता था दोस्तों। गांव का मुखिया जो होता था, किसी ग्राम का मुखिया जो होता था वो महत्तर या प्रतिगण के नाम से जाना जाता था। गांव का जो मुखिया होता था वो महत्तर और प्रतिगण यानी बड़े गांव का जो मुखिया है वो पारिग्रही कहलाता था। अब अगर आपसे पूछा जाए भी महत्तर क्या है, तो महत्तर गांव का जो है मुखिया है वो कहलाता था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों के काल की हम बात कर रहे हैं। और प्रतिगण का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? वो पारिग्राही कहलाता था दोस्तों। इसमें सामंत और भुक्ति नामक दो अधिकारियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बिजोलिया शिलालेख से सामंत और भुक्ति नामक अधिकारियों की जानकारी मिलती है। अब अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सामंत और भुक्ति क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामंत और भुक्ति अधिकारी हैं। किसके समय के? चौहानों के समय की बात कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त होती है। इस समय कुछ स्थानों के प्राचीन नामों का भी पता चलता है, जिसमें बिजोलिया को विजयवल्ली, भीनमाल को श्रीमाल, नागौर को अहिछत्रपुर, मंडलगढ़ को मंडलपुर, जालोर को जबालीपुर, नागदा को नागहृद, नाडोल को नड्डुल, ऊपरमाल को उत्तमाद्री, शाकंभर को शाकंभरी और दिल्ली को ढिलिका कहा गया है। ये इसके प्राचीन नाम हैं दोस्तों। तो ये प्राचीन नाम भी हमें बिजोलिया के अभिलेख में प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट अभिलेख आता है वो है विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। ये हमें अजमेर के सरस्वती कंठाभरण मंदिर से प्राप्त होता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे हम कहते हैं अब, जिसको तोड़ करके बना दिया गया था। तो चौहानों के मूल पुरुष की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और मूल पुरुष कौन था? वासुदेव था। तो यहाँ पर देखिएगा चहमान किस वंश से थे? मालव वंश से होना बताया गया है। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल से होना बताया है। और राम के पुत्र कुश के वंश में उत्पन्न होना इस अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार चहमान क्या थे? मालव वंश के थे, सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु कुल में हुए और कुश के वंशज थे दोस्तों। राम के जो पुत्र थे कुश, उनके वंशज माने जाते हैं। फिर हम बात करें चौहानों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो चौहानों का जो प्रारंभिक स्थल होगा वही मानेंगे। तो चौहानों का प्रारंभिक स्थल जो है वो अनंत प्रदेश है, यानी सीकर से लेकर पुष्कर तक का जो क्षेत्र है वही माना जाता है। अनंत प्रदेश सीकर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं हम। रामकरण अशोपा के अनुसार सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण ये चहमान कहलाते हैं। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक तो सांभर में इन्होंने सबसे पहले शासन किया, दूसरा कि अनंत प्रदेश जो है इनका प्रारंभिक स्थल माना जाता है दोस्तों, जो सीकर से पुष्कर तक का क्षेत्र है। चौहानों के राज्य का मुख्य भाग स्पादलक्ष और उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। नागौर और उसकी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी दोस्तों। तो चौहानों का राज्य का प्रमुख भाग क्या कहलाता था? सपादलक्ष कहलाता था। उसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अहिछत्रपुर होती थी दोस्तों।
अब हम बात कर लेते हैं चौहान वंश के प्रमुख शासकों की, जहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले उनके सबसे पहले शासक यानी मूल पुरुष की बात करें तो वासुदेव हैं। चौहानों के राज्य का प्रमुख भाग सपादलक्ष और उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। प्रबंध कोश जो राजशेखर का लिखा हुआ है उसके अनुसार वासुदेव ने 551 में सपादलक्ष यानी सांभर में चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना किसने की है? वासुदेव ने की है। कब की है? 551 में। कहाँ की है? सपादलक्ष में की है दोस्तों। झील के चारों ओर रहने के कारण ही ये चाहमान कहलाए थे, अपने डिस्कस कर चुके हैं। सांभर झील का निर्माण इन्हों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन वास्तव में ये झील कैसी मानी जाती है? प्राकृतिक है। चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव को ही माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो वासुदेव कहलाएगा दोस्तों। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? जांगल देश में सपादलक्ष यानी कि सांभर, और उसकी राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर थी दोस्तों। हर्षनाथ अभिलेख की बात करें तो इनकी प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? अनंत प्रदेश, सीकर के आसपास का क्षेत्र है। और हमीर महाकाव्य और सृजन चरित्र नामक पुस्तक के अनुसार इनके जन्मभूमि कौन सी है? पुष्कर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग उल्लेख आते हैं हमारे पास में, लेकिन अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए मूल स्थान, तो अपने प्राथमिकता सपादलक्ष को देते हैं दोस्तों। ये सपादलक्ष है। उसके बाद में कोई नाम आता है तो वो अनंत प्रदेश का नाम आता है। तो वासुदेव के बाद में जो शासक आते हैं शाकंभरी के, वो आते हैं गुवक प्रथम। तो दोस्तों हमारे सिलेबस में एक याद रखिएगा, अजमेर के चौहान वंश से तो हमें उतना ही पढ़ना है। वासुदेव के बाद सामंतराज जो थे वो उत्तराधिकारी बने, जिसके बारे में बिजोलिया शिलालेख में हमने पढ़ा था कि इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में होना बताया गया है, जिसका समय 817 ईस्वी के आसपास का है। सामंतराज के बाद में नरदेव आए। नरदेव के बाद में सामंतराज का पुत्र जयराज, जयराज के बाद में विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज और गोपेंद्र राज इन्होंने शासन किया था। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रह जाते। गोपेंद्र राज के बाद में दुर्लभ राज प्रथम प्रतिहार नरेश वत्सराज का सामंत हुआ करता था। गोपेंद्र राज के बाद में देखिएगा दुर्लभ राज प्रथम जो आया वो प्रतिहार नरेश वत्सराज जो हुआ करता था उसका सामंत हुआ करता था। ये हमने पढ़ा भी था उसमें, जो हमने गुर्जर प्रतिहार को देखा था। तो दुर्लभ राज पहला ऐसा शासक था जिसके समय अजमेर पर मुसलमानों ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे। दुर्लभ राज कौन था? प्रतिहार नरेश वत्सराज का सामंत हुआ करता था, ये याद रखिएगा। तो बाद में देखिएगा हमने क्या कहा, चौहान जो है वो प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और बाद में ये स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि प्रतिहारों का अंत हो जाता है। दुर्लभ राज इसी दुर्लभ राज का पुत्र था गुवक प्रथम, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए रह जाता है। इस दुर्लभ राज का पुत्र ही क्या है? गुवक प्रथम है, जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था वासुदेव जो इसके मूल पुरुष थे, उसके बाद में आता है सामंतराज जिसे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में होना बताया। ये हमने इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण वंश की जानकारी मिलती है। सामंतराज के बाद में नरदेव आया, उसके बाद में जयदेव आया, फिर विग्रहराज प्रथम आया, चंद्रराज, गोपेंद्र राज ने शासन किया। लेकिन गोपेंद्र राज के बाद में दुर्लभ राज आता है तो थोड़ी परिस्थितियां बदल गई। ये प्रतिहारों के सामंत हो गए। वत्सराज का ये सामंत हुआ करता था। और दुर्लभ राज ऐसा पहला शासक माना जाता है जिसके समय मुसलमानों ने अजमेर पे सबसे ज़्यादा आक्रमण किए थे। दुर्लभ राज का एक पुत्र होता है गुवक प्रथम, और गुवक प्रथम जो था वो नागभट्ट द्वितीय जो काफ़ी प्रतापी शासक था उसका सामंत माना जाता है दोस्तों। और गुवक प्रथम को वीरता के कारण राजा नागभट्ट द्वितीय की सभा में वीर की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि नागभट्ट द्वितीय ने किस चौहान शासक को वीर की उपाधि दी थी? तो गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी गई थी, या यूँ कहीं वीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी गुवक प्रथम को? तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा दी गई थी दोस्तों। कालांतर में इसने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। 805 में ये अभी हमने देखा, 805 की अगर बात करें, गुवक प्रथम को राजा नागभट्ट द्वितीय की सभा में वीर की उपाधि दी गई थी। गुवक प्रथम ने और क्या करवाया था? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
गुहक प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? हर्षनाथ मंदिर बनवाया। हर्षनाथ को चौहानों का देवता कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चौहानों का देवता कौन है? चौहानों का मूल पुरुष कौन है? वासुदेव। चौहानों का देवता कौन है? हर्षनाथ। और हर्षनाथ का मंदिर किसने बनवाया? तो गुहक प्रथम ने बनाया था। गुहक प्रथम कौन था जिसे वीर की उपाधि दी गई थी? वीर की उपाधि किसने दी? नागभट्ट द्वितीय ने दी, क्योंकि ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत हुआ करता था। उससे पहले दुर्लभ राज था जो वत्सराज का सामंत हुआ करता था दोस्तों। वो शासक जिसके समय अजमेर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमण हुए थे। कालांतर में इसने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और गुहक पहला स्वतंत्र चौहान शासक बनता है दोस्तों। इसके बाद में गुहक प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय और उसके बाद उसका पुत्र गुहक द्वितीय शासक बनता है, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के प्रतिहार भोजराज से कर देते हैं दोस्तों। प्रतिहारों के साथ में संबंध इनके अब भी चल रहे थे। तो देखिए गुहक प्रथम ने काफ़ी काम किया। गुहक प्रथम पहला स्वतंत्र चौहान शासक था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन गुहक प्रथम के बाद चंद्रराज द्वितीय आया, उसके बाद में उसका पुत्र गुहक द्वितीय आया। गुहक द्वितीय वो व्यक्ति था जिसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नए संबंध बनाए। कन्नौज के प्रतिहार भोजराज से उसने अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। और गुहक द्वितीय के बाद उसका पुत्र चंदनराज जो है वो शासक बनता है। अब देखिए चंदनराज के शासनकाल में क्या मुख्य कार्य हुआ? तो चंदनराज की एक रानी थी, देखिए रुद्राणी। ये राजा से बजाय रानी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। रुद्राणी जिसे आत्मप्रभा भी कहा जाता है, ये बहुत बड़ी शिव भक्ति, लेकिन साथ ही साथ योग क्रिया में, योगिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा निपुण थी दोस्तों। तो इन्होंने काल सर्प था और काल सर्प योग से मुक्ति के लिए पुष्कर के तट पर सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना करवाई, प्राण प्रतिष्ठा करवाई और प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में इनके सामने ये जलाया करती थी दोस्तों। तो चंद्रराज के समय में इनकी पत्नी ही थी जो ज़्यादा चर्चा में रही और जिसको इतिहास याद करता है दोस्तों। इसके बाद में वाकपति राज या बप राज आते हैं दोस्तों। इनको महाराज की उपाधि दी गई थी। इन्हें 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके पुत्र लक्ष्मण राज, वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज ने नाडोल पाली में नए चौहान वंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए पाली में चौहान वंश की स्थापना, तो इसी के पुत्र हैं लक्ष्मण राज। अगर चौहान वंश पूरा देखें तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में अजमेर के चौहान हैं। वाकपति के बाद विंध्यराज, इस वाकपति के बाद में विंध्यराज और सिंहराज शासक बने। 2 शासक आए। सिंहराज ने दिल्ली के तोमरों और प्रतिहारों को पराजित किया। सिंहराज के बाद में उसका पुत्र विग्रहराज द्वितीय शासक बना, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था दोस्तों। विग्रहराज द्वितीय वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया, जिसके लिए इसको जाना जाता है। और इन्होंने भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा। तो देखिएगा देवता की अगर हम बात करें तो हर्षनाथ थे, और अगर देवी की बात करें तो कौन सी है? आशापुरा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। बड़ौच में इन्होंने इसका मंदिर बनवाया था। विग्रहराज द्वितीय के बारे में अगर कहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है तो वो हर्ष मंदिर का अभिलेख है 983 का, जहाँ से हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विग्रहराज के बाद उसका भाई दुर्लभ राज है, वो शासक बनता है। दुर्लभ राज द्वितीय, इन्होंने क्या किया? इन्होंने शकराई लेख में महाराजा धीराज की उपाधि ली थी दोस्तों। तो इनके लिए जिस उपाधि का प्रयोग किया जाता है वो है महाराजा धीराज। कहाँ हमें पता चलता है? शकराई लेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें दुर्लभ्य मेरु अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट कि दुर्लभ्य मेरु किसे कहा जाता है? तो दुर्लभ राज द्वितीय को कहा जाता है। ये अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में देखिए आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में वेरीघट कहा गया है, यानी शत्रु संहारक कहा गया है। तो वेरीघट किसे कहा गया है? गोविंद तृतीय को। फरिश्ता ने गोविंद तृतीय को गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा है। तो यहाँ क्वेश्चन जो बनता है, फरिश्ता के अनुसार वो कौन सा शासक था जिसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका?
तो वो था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को और क्या कहा गया है? वेरीगट या शत्रु संहारक कहा गया है। दुर्लभ मेरु किसे कहा गया है? दुर्लभ राज को। तो दुर्लभ दुर्लभ सही है, वैसे भी नाम याद रह जाएगा। यानी इसका अर्थ होता है जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता हो। विग्रहराज तृतीय के बाद पुत्र वागपति और उसके बाद लक्ष्मण चौहान शासक बने थे, जिन्होंने 960 में नाडोल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। इनके बाद में देखिएगा वीरेराम, चामुंडराज सिंह, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम जो हैं शासक बनते हैं। पृथ्वीराज प्रथम की अगर हम बात करें, जब पृथ्वीराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे तो उसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? तो पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा इसे धारण किया गया है। राजशेखर के द्वारा रचित प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसने पुष्कर को लूटने के उद्देश्य से आए 700 चालुक्यों की हत्या करवा दी थी पृथ्वीराज प्रथम ने। इसके बाद में अजय राज आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक हैं। 1113 से 1133 का समय है। पृथ्वीराज चौहान का पुत्र अजय राज चौहान था। पृथ्वीराज प्रथम जो है अजय राज चौहान जो है चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक माना जाता है। इसे अजय राज चक्री भी कहते हैं, क्योंकि इसने चक्र की तरह दूर दूर तक अपने फैले हुए शत्रुओं को पराजित किया था, और ये माना जाता है ये एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। दोस्तों तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम का जो पुत्र था अजय राज चौहान, चौहान वंश का एक दूसरा प्रतापी शासक स्वीकार किया जाता है। उसने चक्र की तरह दूर दूर तक फैले हुए शत्रुओं को पराजित किया था। दोस्तों अजय राज के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। पृथ्वीराज विजय की अगर हम माने तो 1113 के अंदर इन्होंने अजय मेरु यानी अजमेर नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। साथ ही साथ बीटली नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे अजय मेरु दुर्ग के नाम से हम जानते हैं। अजमेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और चांदी से के श्री अजय देव या अजय प्रिय धर्मस नाम से चांदी के सिक्के चलाए। राजधानी बनाने के बाद इन्होंने अजय देव या अजय प्रिय द्रमस के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। कुछ सिक्कों की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर उनकी पत्नी सोमलवती का नाम भी हमें देखने को मिलता है। अजय राज जो था वो शैव मतावलंबी हुआ करता था, शैव धर्म को मानता था। इसके समय दिगंबर और श्वेतांबर के साथ साथ हुआ और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता स्वयं अजय राज के द्वारा की गई थी। अजय राज जो था उन्होंने जीते जी ही अपने काल के दौरान 1130 के आसपास अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप दिया और उसके बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया था। पुष्कर में कोंकण तीर्थ है, वहाँ जाकर के ये तपस्या करने लग गए थे। दोस्तों फिर एक प्रमुख शासक जो आते हैं इनके वो हैं अर्णोराज। अर्णोराज का राज्याभिषेक हुआ था 1133 में अजमेर में। 1134 के अंदर सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण किया था, लेकिन हार जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिद्धराज जयसिंह अजमेर पर आक्रमण करता है लेकिन हार जाता है। चालुक्य राजा जयसिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह जो है वो किससे करता है? अर्णोराज से करता है। दोस्तों उसके बाद में 1135 में अजमेर में तुर्कों को हराते हैं और युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए पुष्कराण्य की यानी पुष्कर के जंगल की चंद्रा नदी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करते हैं। दोस्तों तो तुर्कों का जब आक्रमण होता है 1135 में, तो बहुत सारे तुर्कों को मारने के बाद में उस युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के समय के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। इनके समय अगर आपसे पूछा जाए कि देवबोध और धर्मघोष किसके समय के विद्वान थे, तो अर्णोराज के। चालुक्य शासक कुमारपाल जो थे उन्होंने आबू के निकट युद्ध में अर्णोराज को पराजित कर दिया था। देखिए चालुक्य शासक थे कुमारपाल और इनके साथ अर्णोराज का युद्ध हुआ। युद्ध का कारण था अर्णोराज की पत्नी देवल। ये आपस में
खेल रहे थे, जो पासा वाला गेम होता है वो खेल रहे थे। तो करते करते जो अर्णोराज है वो इनके वंश को, कुल को देखिए बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो देवल को थोड़ा बुरा लग जाता है, तो उसका भाई ही था कुमारपाल जो है इस पे आक्रमण कर देता है दोस्तों। अब हम बात करें, अर्णोराज की हत्या होती है, उसका ज्येष्ठ पुत्र था जगदेव, वही इसकी हत्या करता है। जगदेव जो है उसको चौहानों में पितृहंता कहा जाता है दोस्तों, अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पीछे हमने बात की थी, एक तो जगदेव, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? जगदेव के द्वारा। एक ये था कि अर्णोराज और उसकी पत्नी देवल के मध्य देखिए चौपड़ को लेकर के, पासों को लेकर के जो है वंश से संबंधित कुछ बुरा भला कहा, उसके कारण जो विवाद हुआ और कुमारपाल ने जो आक्रमण किया जिसमें ये हार जाता है। तो अर्णोराज उससे संधि कर लेता है और उसके बाद में अपनी पुत्री जलहन का विवाह करता है और हाथी घोड़े उपहार में भी देता है। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। देवबोध धर्मघोष प्रकांड विद्वान थे, ये हम पढ़ चुके हैं। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी। तो जगदेव जो है चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता यानी पितृ की हत्या करने वाला। फिर हम बात करें, एक प्रमुख शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। जगदेव अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके शासक बनता है, लेकिन उसको हटा करके उसका छोटा भाई विग्रहराज चतुर्थ जो है वो शासक बनता है। और ये काफ़ी प्रतापी शासक रहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका शासन काल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। बिसलदेव समकालीन विद्वानों में कवि बांधव और कवि कटिबंधु के नाम से जाना जाता था, साथी विद्वान उसको कहा करते थे। इसने ढिल्लिका यानी दिल्ली के तोमर राजा को हराया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बिजोलिया शिलालेख से। हमने प्रारंभ में भी देखा था, बिजोलिया शिलालेख को जब हम देख रहे थे, दिल्ली विजय का उल्लेख इसमें किया गया है। इसने गुजरात के चालुक्य राजकुमार पाल को हराया। उसके अधीनस्थ क्षेत्रों जैसे जालोर, पाली, नाडोल, चित्तौड़ आदि पर इसने अधिकार कर लिया था। इसने दिल्ली शिवालिका स्तंभ लगवाया। वास्तव में ये अभिलेख जो था अशोक के टोपरा यानी हरियाणा का स्तंभ लेख था, उसी के ऊपर इसे उत्कीर्ण करवाया था, जिसे कालांतर में फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला यानी दिल्ली में लगवाया था। इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ये घोषणा करता है कि मैंने आर्यावर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है और मेरे उत्तराधिकारी इन्हें अटक नदी तक ही सीमित रखेंगे। दोस्तों, बिसलपुर टोंक में है। इस नगर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। यहाँ पर एक तालाब बनवाया और शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बिसलदेव ने स्वयं लिखते थे, हैरी के लिए नाटक लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारवी के कीर्तनुजनम नाटक पर आधारित है, और इसे सरस्वती कंठाभरण में लगवाया था, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को हराकर हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलवाई थी, इसलिए ये जाने जाते हैं। शिवालिक स्तंभ को अपने पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिएगा। दिल्ली से प्राप्त है, ये अशोक का शिलालेख है, जिसके ऊपर बिसलदेव के समय शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था। और इसमें इसने कहा था कि मुसलमानों का सफाया कर दिया गया है और उत्तराधिकारी अब है, इसे इन्हें अटक तक ही सीमित रखेंगे, उससे आगे आने नहीं देंगे। दोस्तों, किलहॉर्न बिसलदेव की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि वो उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति से यानी इतना विद्वान व्यक्ति था, उनसे होड़ कर सकता था। इसने अजमेर में सरस्वती संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। सरस्वती कंठाभरण भी कहते हैं। इस पाठशाला पर ललित विग्रहराज की पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इस पाठशाला को तोड़ देता है और यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा देता है 1200 ईस्वी में। बिसलदेव ने दरबारी जैन विद्वान धर्म घोषूरी के सुझाव पर राज्य में प्रत्येक एकादशी को पशु वध पर प्रतिबंध लगवाया था। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी रह जाती है। विग्रहराज ने स्वयं संस्कृत भाषा में हैरी के लिए लिखा था। खुद हमने कहा ना, ये भवभूति से होड़ ले सकता था, इतना ज़्यादा विद्वान था। बिसलदेव का काल है जो स्वर्ण काल माना जाता है। बिसलदेव के पास अपरगांगीय, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर शासक बने थे। सोमेश्वर की बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका चाचा सोमेश्वर जो है वो शाकंभरी का शासक बनता है। सोमेश्वर कुमारपाल के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को पराजित करता है। उसके बाद में वो थोड़ा सा प्रसिद्ध होता है। इसका ये एक ही महत्वपूर्ण काम आता है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं।
इसमें सिर्फ सोमेश्वर चौहान की एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि इनका पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय। जो चौहान वंश पूरा जाना जाता है वो पृथ्वीराज चौहान के लिए जाना जाता है, या फिर बिसल देव के लिए, है ना। तो कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से इन्होंने शादी की और उससे जो है पृथ्वीराज तृतीय की उत्पत्ति होती है और हरिराज का जन्म होता है दोस्तों। 1177 में आबू के शासक जैत सिंह की सहायता के लिए गए सोमेश्वर, तो गुजरात के चालुक्य वंशीय भीम द्वितीय के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद में जो पृथ्वीराज तृतीय है जो है वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए कर्पूरी देवी जो इनकी माता है वही शासन संभालती हैं। तो पहली हिंदू महिला शासिका किसे कहते हैं? कर्पूरी देवी को, है ना, जैसे रजिया सुल्ताना थी उसी तरह से। तो उसके बाद में देखिए दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी? दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री थी, और इनको शासन संचालन में कदम्बवास इनके मुख्यमंत्री थे और सेनापति भुवनमल ने काफ़ी सहायता की थी दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1166 में अनहिलवाड़ा या अहिल पाटन गुजरात में हुआ था दोस्तों। सोमेश्वर चौहान इनके पिता हैं, माता कर्पूरी देवी त्रिपुरा की कलचुरी राजकुमारी थी ये। अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक अगर हम कहें, जिसे दलपुंगल यानी विश्व विजेता भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है, तो वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। सोमेश्वर की जब मृत्यु हो जाती है तो 1177 के अंदर पृथ्वीराज चौहान शासक बनता है। काफ़ी छोटा था, 1166 में जन्म हुआ, यानी 11 साल का था ये, और यही सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था दोस्तों। हमने कहा ना कि हिंदू महिला शासिका कौन थी? कर्पूरी देवी। तो ये कुशल प्रशासिका भी थी। 1 वर्ष तक इसी के द्वारा शासन किया गया था, जिसमें कदम्बवास और भुवनमल का भी बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। पृथ्वीराज की जो आरंभिक विजय हैं उनका श्रेय भी उन्हें ही जाता है। 1178 में पृथ्वीराज स्वयं सत्ता संभालते हैं। जब संभालते हैं तो देखते हैं कि अपने आसपास शत्रु ही शत्रुओं को फिर एक एक करके उनका दमन करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नागार्जुन का दमन। पृथ्वीराज अल्पावस्था में यानी छोटी आयु में शासक बना था, इसलिए उसके चाचा जो हैं अपर गांगे जो है वो इसे शासक स्वीकार नहीं करते थे। वो देखिए विद्रोह कर देते हैं, तो अपर गांगे की ये हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसका छोटा भाई होता है नागार्जुन अपर गांगे का, वो विद्रोह कर देता है और गुड़गांव पर अधिकार कर लेता है। तो पृथ्वीराज यहाँ पर भी सफलतापूर्वक उसके विद्रोह का दमन कर देता है और 1178 में गुड़गांव युद्ध में इसका दमन किया जाता है। किसका? नागार्जुन का। फिर हम बात करें बंडानकों की। ये एक जाति है। तो सतलज क्षेत्र से आने वाली बंडानक जाति गुड़गांव और हिसार क्षेत्र में उपद्रव करने लगती है। पृथ्वीराज 1182 में बंडानकों का भी पूरी तरह से क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं। फिर हम बात करें महोबा विजय की, तुमुल युद्ध की, चौहान चंदेल संघर्ष के लिए जो जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में चंदेल राज्य पर आक्रमण कर महोबा पर अधिकार किया था। इस दौरान तुमुल युद्ध में चंदेल शासक परमद्दी देव के प्रसिद्ध सेना नायक जो थे आला और उदल मारे गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान का 1182 में, पृथ्वीराज चौहान 1182 में, क्योंकि ये इसके सैनिकों को मार देता है, इसलिए 1182 में चंदेल राज्य पर आक्रमण करता है और महोबा पर अधिकार कर लेता है। तो इसमें वो अपने परमर्दी देव जो हैं वो अपने प्रसिद्ध सेनापति जो होते हैं आला और उदल को बुलाते हैं। वो खूब यहाँ लड़ते भी हैं और उनकी जो है वीर गति यहीं प्राप्त होती है। चालुक्य चौहान संघर्ष, इनका भी संघर्ष रहा था। नाडोल के चौहान और आबू के परमार गुजरात के चालुक्य सोलंकी के सामंत हुआ करते थे। देखिए नाडोल के चौहान और आबू के परमार, नाडोल के चौहान और आबू के परमार गुजरात के सोलंकी, चालुक्य सोलंकी के सामंत हुआ करते थे और इन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज जो है वो 1187 में गुजरात पर आक्रमण करता है, जिसमें चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य एक समझौता होता है दोस्तों। फिर इसके बाद में ये संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। चौहान गहड़वाल, ये जयचंद वाला है दोस्तों, जिसकी कहानी हम सभी ने संयोगिता के स्वयंवर वाली सुनी होगी। तो पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य संघर्ष का जो तात्कालिक कारण है वो जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज के द्वारा अपहरण करना माना जाता है, बाकी साम्राज्य विस्तार ही एक मुख्य कारण हुआ करता है दोस्तों। फिर हम बात करें कि तुर्क आक्रमण जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा प्रश्न भी आता है। सबसे पहला युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, मूल या वास्तविक नाम इसका नराइन है, कहा जाता है तराइन, 1191 में। तराइन हरियाणा के करनाल में है। इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो माना जाता है कि गोरी ने तबर हिंद यानी बठिंडा पर अधिकार कर लिया था।
तराइन का पहला युद्ध होता है तो गौरी की पराजय हो जाती है, पृथ्वीराज विजय जीत जाता है। फिर गौरी दोबारा आक्रमण करता है, जिसे तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में गौरी की निर्णायक जीत हो जाती है, पृथ्वीराज हार जाता है। दिल्ली और अजमेर सहित संपूर्ण चौहान राज्य पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। पृथ्वीराज रसों की माने तो पृथ्वीराज को बंदी बना करके गजनी ले जाता है, जहाँ पर गौरी की हत्या कर देता है, जिसमें शब्द भेदी बाण वाली कथा आप सभी ने सुनी होगी। तो उसकी हत्या करने के बाद में पृथ्वीराज और चंद्रबजाई भी आत्महत्या कर लेते हैं, स्टोरी आती है। सर्वाधिक मान्यता इस मत की है कि उसी के समकालीन एक फारसी इतिहासकार थे हसन निजामी। वो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाकर अधीनस्थ शासक बनाया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में पृथ्वीराज की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, ये कई बार पूछा गया, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। चौहान वंश का ये अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के बाद गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया गया, लेकिन बाद में उसे रणथंभौर में नियुक्त किया जाता है, जहां वो स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान को ही माना जाता है। इसके दरबारी कवि थे जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वरी, जनार्दन विश्वस्वरूप, पृथ्वी भट्ट, इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। जयानक जो था उसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा देता है और उसके स्थान पर भारत की पहली तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद असल में क्या था? पिथौरागढ़ था दोस्तों, जिसे पृथ्वीराज ने बनवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में ही गौरी के साथ में आए थे। पृथ्वीराज कला, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से शासक ने संस्कृति और कला विभाग की स्थापना की, तो पृथ्वीराज ने की थी, जिसका प्रथम मंत्री जो है वो पद्मनाभ को बनाया गया था। टोंक में बिसलपुर बांध के किनारे इन्होंने महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था, याद रखिएगा। पृथ्वीराज समय के प्रमुख युद्धों की बात करें तो महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध, जिसमें कारण था परमर्दी देव जो है पृथ्वीराज के घायल सैनिकों की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज की विजय होती है और पंजुन राय को महोबा का प्रशासक ही नियुक्त करते हैं। परमर्दी देव के सेनापति आलय और उदल इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। दूसरा युद्ध इनका इंपॉर्टेंट आता है नागौर का युद्ध। पृथ्वीराज और भीम द्वितीय चालुक्य गुजरात के मध्य हुआ था। कारण था ये दोनों ही इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज जो है वो विवाह कर लेता है, वो जीत जाता है। आबू की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, और इसी के कारण ये युद्ध होता है। दोस्तों, दोनों की सीमाएं वास्तव में ये भी माना जाता है कि नाडोल में मिलती थी, और इसलिए दोनों राज्य साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे। जगदेव प्रतिहार जो है इन दोनों में संधि करवाते हैं। चौहान गहड़वाल विवाद, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की थी, पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में हुआ। कारण था एक तो दिल्ली का उत्तराधिकार, फिर साम्राज्य विस्तार की नीति, जयचंद द्वारा चंदेलों की सहायता की गई थी। ये तीन कारण मुख्य माने जाते हैं। एक संयोगिता वाला भी आता है दोस्तों। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया था, जिसके कारण ये युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध अभी हमने देखा। कारण था कि मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद यानी बठिंडा पर अधिकार कर लिया था और काजी जियाउद्दीन को प्रशासक नियुक्त किया था। पृथ्वीराज की विजय होती है। दिल्ली के गोविंदराज ने गौरी को घायल कर दिया था। काजी जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धन लेकर के उसको छोड़ा जाता है। दूसरे युद्ध की बात करें तो गौरी इसमें जीत जाता है। पृथ्वीराज को सिरसा के आसपास सरस्वती नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हसन निजामी की बात करें तो गौरी ने कुछ दिन तक पृथ्वीराज ने गौरी के अधीन कुछ दिन शासन किया था। इनकी पुस्तक है ताज उल मासिर, जहाँ से ये जानकारी मिल जाती है। तराइन का जो सेकंड युद्ध था, द्वितीय युद्ध था, वो भारतीय इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिवर्तनकारी और निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इससे स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा अजमेर का चौहान वंश। हमने एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो, कुछ सीख रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।